अस्सलाम वालेकुम। फाइनल ईयर कैसे हो आप लोग? फाइनल ईयर आवाज़ आ रही है आपको? गुड आफ्टरनून। ठीक है। लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? लास्ट लेक्चर में किसी का कोई क्वेश्चन? जी पूछिए यास्मीन, क्या क्वेश्चन है? नहीं है कोई क्वेश्चन? चलिए। अच्छा, ठीक है, मुझे लगा आप कह रही है कि कोई क्वेश्चन है। ठीक है। ओके, आज हम वेंटिलेटर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के हमारी ऑब्जेक्टिव्स है, हम वेंटिलेटर को डिफाइन करेंगे कि वेंटिलेटर है क्या। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वेंटिलेटर की इंडिकेशंस क्या है, कौन कौन से ऐसी इंडिकेटर्स है जिसको देख के हमने पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालना है। ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा आज हम वेंटिलेटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो वेंटिलेटर में हमने वेंटिलेटर को सबसे पहले डिफाइन करना है, वेंटिलेटर के बारे में पढ़ना है, वेंटिलेटर है क्या। ठीक है, उसको यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर। उसके अलावा हम उसके बाद जाएंगे इंडिकेटर्स की तरफ कि कौन कौन सी ऐसी इंडिकेटर्स है जो कि पेशेंट्स में आते हैं और उनके बेस पे हम पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि पॉजिटिव प्रेशर या नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स कौन कौन से हैं या है क्या वो चीज़। उसके बाद हम उसके पैरामीटर्स के बारे में पढ़ेंगे, टाइडल वॉल्यूम, मिनट वॉल्यूम, FiO2, IE रेशो, पॉजिटिव एन पीप क्या है, सेंसिटिविटी क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है, टेम्परेचर क्या है, ये सारी चीज़ें जो है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से वेंटिलेटर्स के, डिफरेंट मोड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ट्रबल शूटिंग के बारे में पढ़ेंगे कि ट्रबल शूटिंग कब आती है, फिर वेंटिलेटर अगर बीप कर रहा है तो बीप क्यों कर रहा है। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसके ऊपर वेंटिलेटर जो है वो बीप करता है। उसके बाद हम कॉम्प्लिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे, अगर एक पेशेंट जो है वो मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर है तो उसके बॉडी के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है वेंटिलेटर के रिलेटेड या वेंटिलेटर की वजह से। ठीक है, और इसके अलावा हम देखेंगे कि नर्सिंग केयर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर या मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर जब पेशेंट पड़ा होता है तो
उसको हम नर्सिंग केयर में क्या क्या केयर देंगे, ठीक है। और लास्ट में हमने देखना है कि मेथड्स कौन से है या केयर कौन सा है जिसके पेशेंट को वेंटिलेटर से वीन अप करने में हमने, ज़ाहिरी बात है अगर आपने एक वेंटिलेटर, अगर अपने पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डाला है, अब ये तो नहीं है कि ये पेशेंट पूरी ज़िंदगी वेंटिलेटर के ऊपर रहेगा, ऐसा तो नहीं है, ठीक है। ये पेशेंट जो है ये इस वेंटिलेटर से जो है ये आपने वीन अप भी करना है, ठीक है। इसका वेंटिलेशन से जो है वो फिर नॉर्मलाइज भी करना है। तो लास्ट में हमने क्या पढ़ना है, लास्ट में हमने वीनिंग के बारे में पढ़ना है, वीनिंग के मेथड्स कौन कौन से है, मोड्स कौन कौन से हम यूज़ करते हैं, कैसे हम पेशेंट को वीन अप करते हैं और वीनिंग के दौरान जो है वो हम पेशेंट को क्या केयर देते हैं, ठीक है। ओके, ये आपके कंप्लीट जो आउटलाइंस है, आउटलाइंस में यही चीज़ें वेंटिलेटर की रिलेटेड, ठीक है। इससे हम कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ओके, अब स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है। मैकेनिकल वेंटिलेटर या इसको हम कहते हैं, आवाज़ कम आ रही है, आवाज़। ओके स्टूडेंट्स, अब आवाज़ आ रही है, क्लियर नहीं है वॉइस, अब आवाज़ आ रही है, अब क्लियर है वॉइस। स्टूडेंट्स का नहीं मुझे बता दिया अब आवाज़ क्लियर है। ओके, चले। अब मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर या सिंपली हम इसे वेंटिलेटर कहते हैं या हम इसे मेडिकल वेंटिलेटर कहते हैं। अब मैकेनिकल वेंटिलेटर वो मशीन है जिसको स्पेशली डिज़ाइन किया गया है किस चीज़ के लिए, कि इसने लंग्स के अंदर एयर को इन करना है और उसी एयर को फिर उसने आउट करना है, ठीक है। उन पेशेंट्स को इसने ब्रीदिंग देनी है जो पेशेंट जो है वो फिजिकली अनेबल है कि खुद जो है वो सांस ले सके, ठीक है, या जो है वो ब्रीदिंग ले रहे हैं खुद जो है वो पेशेंट सांस ले रहे हैं लेकिन उनके लिए वो सांस वो ब्रीदिंग जो है वो इनसफिशिएंट है, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेटर क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेटर या सिंपली वेंटिलेटर या मेडिकल वेंटिलेटर वो मशीन है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जो पेशेंट के लंग्स में एयर को इन और आउट करता है, ठीक है। ये किन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं, ये उन लोगों के लिए हम यूज़ करते हैं जो लोग खुद स्पॉन्टेनियसली जो है वो ब्रीदिंग नहीं ले रहे, ठीक है, वो सांस नहीं ले सकते या वो सांस ले रहे हैं लेकिन उनकी सांस से उनको सफिशिएंट ऑक्सीजन जो है वो नहीं मिल रहा, इनसफिशिएंट ब्रीदिंग कर रहे, तो उनके लिए हम मैकेनिकल वेंटिलेटर यूज़ करते हैं। ओके, अब मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, जिसके ज़रिए हम एयर मूव करते हैं लंग्स में, ठीक है, टुवर्ड द लंग्स एंड आउट फ्रॉम द लंग्स, टुवर्ड एंड फ्रॉम, ठीक है। हम लंग्स के अंदर और लंग्स से बाहर जो है वो सबसे पहले हमने लंग्स की तरफ जो है वो एयर मूव करना है, फिर लंग्स से बाहर निकालना है, ठीक है। एक्सटर्नल डिवाइस के जरिए, जिस एक्सटर्नल डिवाइस को हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेंटिलेटर कहते हैं, ठीक है, जो डायरेक्टली कनेक्ट होता है या डायरेक्टली अटैच होता है पेशेंट के साथ। अब वो मैकेनिकल वेंटिलेटर हो सकता है या एक सिंपल एमआरबी जिसको हम मैनुअल रिससिटेशन बैग या जिसको हम मैनुअल रिससिटेशन बैग कहते हैं, ठीक है, या एम्बो बैग कहते हैं, ठीक है। मैकेनिकल वेंटिलेशन क्या है, मैकेनिकल वेंटिलेशन वो टेक्निक है जिसके ज़रिए हमने एयर को इन करना है लंग्स में और फिर
लंग से बाहर निकालना है एक एक्सटर्नल डिवाइस के ज़रिए, और उस एक्सटर्नल डिवाइस को हम डायरेक्टली पेशेंट के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, ओके। अब वेंटिलेटरी केयर क्या है? वेंटिलेटरी केयर का मतलब ये है कि जो पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर है, जिसको आपने वेंटिलेटर के ऊपर डाला है, उस पेशेंट को जो आप केयर देते हो, ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वेंटिलेटरी केयर। ठीक है, केयरिंग फॉर अ पेशेंट हु रिक्वायर असिस्टेड वेंटिलेशन बाय अ मीन ऑफ मैकेनिकल वेंटिलेशन। एक पेशेंट है, वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, वो असिस्टेड वेंटिलेशन पे है, ठीक है, उसको जो हम केयर देते हैं, उस केयर को हम क्या कहते हैं? उस केयर को हम वेंटिलेटरी केयर कहते हैं। ओके, ओके। अब पर्पस क्या है? वेंटिलेटरी केयर के पर्पसेज है ये, ठीक है, ये हमेशा याद रखना, ये जो पर्पसेज है यहाँ पे, ये वेंटिलेटरी केयर के पर्पसेज है। वेंटिलेटरी केयर की पर्पस क्या है? टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इफेक्टिव वेंटिलेशन। ठीक है, हमने वेंटिलेटरी केयर क्यों देना है? वेंटिलेटरी केयर हम इसलिए दे रहे हैं कि पेशेंट जो है वो इफेक्टिव वेंटिलेशन को इस्टेब्लिश और मेंटेन करे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो क्या है? टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन हम दे रही है, जो हम अपनी तरफ से पेशेंट को वेंटिलेट कर रही है, ठीक है, उसमें हमने पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचाना है, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि जब पेशेंट वेंटिलेटर के ऊपर होता है, ठीक है, चाहे वो मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, चाहे जो है वो एक मैनुअल रिसर्टेशन बैग के ऊपर है, ठीक है, लेकिन उससे जो है वो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, तो हमने उस कॉम्प्लिकेशन से बचाना है। वेंटिलेटरी केयर हमें क्यों देनी है? ताकि हम उस पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें। टू इंश्योर पोजीशन एंड पेटेंसी ऑफ एंडोट्रेकियल एंड ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है? थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो ये होना चाहिए कि हमने जो एंडोट्रेकियल या जो ट्रेकियोस्टोमी ट्यूब जो है वो प्लेस की है, उसकी हमने प्लेसमेंट, पेटेंसी और पोजीशन जो है वो इंश्योर करना है। ठीक है, और फोर्थ वन है टू क्लियर एंड रिमूव सिक्रेशन फ्रॉम एयरवे। ठीक है, वेंटिलेटरी केयर हम क्यों दे रहे हैं? वेंटिलेटरी केयर हम दे रही है ताकि हम पेशेंट के सिक्रेशंस को रिमूव करके एयरवे को क्लियर रखें। ठीक है, हमने क्या करना है? पेशेंट के सिक्रेशंस को रिमूव करके उसका एयरवे क्लियर रखना है। ओके, ओके। अब इक्विपमेंट से कौन कौन सी इक्विपमेंट जो है वो मैकेनिकल बिल्ड, अगर आपने पेशेंट को मैकेनिकली वेंटिलेट करना है तो कोई किन किन इक्विपमेंट्स को आप यूज़ करोगे? तो सबसे पहले तो बेड लॉकर विद नेसेसरी आर्टिकल। बेड होना चाहिए, बेड की साथ साथ जो है बेड की व्हील जो है वो उस पर लॉकर होना चाहिए। ठीक है, तो बेड लॉकर विद नेसेसरी आर्टिकल, वेंटिलेटर, ठीक है, वेंटिलेटर होना चाहिए, बेड होना चाहिए जो कि एक बेड लॉकर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास सक्शन अपरेटस होना चाहिए जिसके ज़रिए आप पेशेंट की सक्शनिंग कर सको। कंटिन्यूस मॉनिटरिंग अपरेटस होना चाहिए, आपके पास ऐसा मॉनिटर होना चाहिए जिसको आप अटैच करके कंटिन्यूसली आप पेशेंट को मॉनिटर कर सको। ठीक है, रिसिसिटेशन चार्ट विद डिफिब्रिलेटर होना चाहिए। ठीक है, आपके पास डिफेब होना चाहिए, डिफेब के साथ साथ जो है वो रिसिटेशन चार्ट होना चाहिए जिसके ऊपर आपने मेंशन करना है। एक ऑक्सीजन सेटअप होना चाहिए। ऑक्सीजन सेटअप क्यों होना चाहिए? ऑक्सीजन सेटअप हमें इसलिए चाहिए, आप अगर आप लोग, कुछ लोग ये सोचते हैं कि वेंटिलेटर मशीन हमने अटैच कर दिया, अब ऑक्सीजन की क्या ज़रूरत है? ये वेंटिलेटर मशीन जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर ही चलता है। ठीक है, तो मेन ऑक्सीजन सेटअप होना चाहिए जिससे आप अपना वेंटिलेटर अटैच करो और उससे जो है वो ऑक्सीजन सप्लाई आ रही हो। एक आपके पास मैनुअल वेंटिलेशन बैग होना चाहिए जिसको हम एम्बो बैग कहते हैं या जिसको हम MRB कहते हैं, मैनुअल रिसिसिटेशन बैग। ठीक है, और लास्ट वन जो है वो आपके पास एंडोट्रेकियल इंटुबेशन सेट होना चाहिए जिसमें चाहे वो ट्रैकियोस्टोमी है, चाहे जो है वो एक आप जब ट्यूब डाल रहे हो, एंडोट्रेकियल ट्यूब डाल रहे हो, ठीक है, तो एंडोट्रेकियल ट्यूब की कंप्लीट इंटुबेशन सेट होना चाहिए। ठीक है, ट्यूब होना चाहिए, उसके साथ साथ जितने भी रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन?
ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, एमआरबी में मैनुअल रिसोटेशन बैग, ठीक है, जिसको हम एम्बो बैग भी कहते हैं, जिसको हम मैनुअल वेंटिलेशन बैग भी कहते हैं। ओके ओके, ये हमारे पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए। अब वेंटिलेटर हम क्यों डालते हैं, मतलब पेशेंट को हम वेंटिलेटर के ऊपर क्यों डालते हैं, या हम पेशेंट को वेंटिलेटर क्यों अटैच करते हैं? पेशेंट को वेंटिलेटर अटैच करने के कुछ पर्पसेस होते हैं, हमारे कुछ आउटकम्स होते हैं, कुछ मकासद होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं। वो गोल्स हमारे क्या होते हैं? उसमें सबसे पहला गोल जो है वो ये है कि हमने जो पेशेंट हाइपोक्सीमिया में गया है, उस हाइपोक्सीमिया को रिवर्स करना है। सो द फर्स्ट वन इज रिवर्सल ऑफ हाइपोक्सीमिया, हाइपोक्सीमिया रिवर्सल करनी है। नेक्स्ट जो है वो है रिवर्सल ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। जब भी पेशेंट सांस नहीं ले पाता तो वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में जाता है, तो उसका जो एक्यूट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुआ था वो हमने रिवर्स करना है, वो हमने ठीक करना है दोबारा से। रिलीफ ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये पेशेंट जो है ये सही तरह सांस नहीं ले पा रहा, ठीक है, तो ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में जाएगा, तो हमने उस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस से इसे रिलीफ देना है। The fourth one is prevention or reversal of atelectasis। हमने क्या करना है, हमने एटेलेक्टेसिस को प्रिवेंट करना है, या एटेलेक्टेसिस का रिवर्स करना है, उसे पेशेंट को रिवर्स लेके आना है। नेक्स्ट जो है वो है रेस्टिंग ऑफ वेंटिलेटरी मसल्स, ठीक है, जितनी भी वेंटिलेटरी मसल्स है हमने उनको रेस्ट देना है, जो एक्स्ट्रा वेंटिलेटरी मसल्स है, ठीक है, उनको हमने रेस्ट देना है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, नेक्स्ट इंडिकेशंस क्या है? मैकेनिकल वेंटिलेशन आप कब कब अटैच करोगे? अगर पेशेंट रिस्पिरेटरी फेलियर में जाएगा तो आपने उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर डालना है। अगर पेशेंट जो है वो कार्डियोपल्मोनरी अरेस्ट में जा रहा है तो आपने पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालना है। अगर पेशेंट जो है उसे ट्रॉमा होता है, स्पेशली हेड, नेक और चेस्ट का ट्रॉमा होता है, तो आपने उसे मैकेनिकल वेंटिलेशन। अगर कहीं कार्डियोवैस्कुलर इम्पेयरमेंट हो रही है, ठीक है, स्ट्रोक हो गया, ट्यूमर हो गया, इन्फेक्शन हो गया, कोई एम्बुलाई है, कोई ट्रॉमा है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर के अंदर अगर कोई इम्पेयरमेंट आ गया तो आपने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डालना है। कोई न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट है, ड्रग्स लिए उसने, पॉइजन दिया है किसी ने, उसने खुद पॉइजन लिया है, माइस्थीनिया ग्रेविस है, गुलनबेरी सिंड्रोम है, ठीक है, तो उसमें भी आपने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर डालना है। और अगर पल्मोनरी इम्पेयरमेंट है, लंग्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हुआ है, लंग्स के अंदर कोई ट्यूमर है, लंग्स के अंदर जो है वो नीमोथोरिक्स हुआ है, ठीक है, सीओपीडी है किसी को, कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई निमोनिया है, पॉइजन ली है किसी ने, ठीक है, पॉइजन जो है वो इनहेल की है किसी ने, सूंघने से जो है वो पॉइजन सारे कहाँ जाएंगे? लंग्स में जाएंगे ना। तो अगर ये चीज़ें हैं तो हमने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डालना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पेशल है जो कि बुक में भी है। वो स्पेशल ये है, जब आपका रिस्पिरेटरी रेट 25 से ऊपर हो जाएगा, सिर्फ नहीं, कभी कभार बंदा जो है वो दौड़ लगाता है, ठीक है, जब हम रनिंग करते हैं, हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो स्पोर्ट्स के दौरान भी या एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो उस दौरान भी जो है वो 25 to 30 तक पहुंच जाता है। उस लिहाज की, उस चीज़ की बात नहीं हो रही, ठीक है, नॉर्मल कुछ कंडीशन को भी आपने देखना है। आप जब रिस्पिरेटरी रेट जो है वो 25 से ऊपर चला जाए, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल 50 से ऊपर चला जाए, ऑक्सीजन का लेवल 50 से कम हो जाए, सैचुरेशन जो है वो 90 से कम हो जाए, और पीएच जो है वो 7.25 से नीचे आ जाए, तो आपने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डालना है। जो बुक में इंडिकेशंस लिखी है वो ये 5 इंडिकेशंस है: रिस्पिरेटरी रेट, कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, सैचुरेशन एंड पीएच। ये 5 चीज़ें जो है ये क्या है,
इसके बेस पे आपने डिसाइड करना है कि पेशेंट को वेंटिलेटर पर डालना है या नहीं डालना। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट। अब आपने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेशन के ऊपर डाल दिया, पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे? पेशेंट के अंदर कौन कौन से साइन सिम्टम्स आएंगे? एयर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? ठीक है, तो एयरवे की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है और फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है। ये टेबल, ये बॉक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यूएचएस के लिहाज से भी, इधर के पेपर्स के लिहाज से भी। तो एयरवे के अंदर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है? ये पेशेंट जो है ये स्प्रेड कर सकता है, ये पेशेंट जो है ये स्प्रेड कर सकता है। अगर इस पेशेंट ने स्प्रेड कर लिया तो निमोनिया हो सकता है। नेक्स्ट जो है वो क्या है? वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया, वेंटिलेटर की वजह से इस पेशेंट को निमोनिया हो सकता है। ठीक है, पीएच का क्या बताया है लास्ट? पीएच अगर 7.25 से नीचे आ जाए तो हमने पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डालना है। मैंने आप लोगों को लास्ट में ये कहा कि ये 5 चीज़ें जो है, रिस्पिरेटरी रेट, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, एसपीओ2 और पीएच लेवल, ये मेन इंडिकेशन है हमारे पास। ठीक है, ओके। अब हम कॉम्प्लिकेशन की तरफ आते हैं। तो मैकेनिकल वेंटिलेशन की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? 3 तरह की कॉम्प्लिकेशंस आती है, एयरवे कॉम्प्लिकेशंस है, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस है। एयरवे के अंदर जो है वो पेशेंट एस्पिरेट कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो वेंटिलेटर एक्वायर्ड निमोनिया जो है वो हो सकता है, ठीक है। और एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन या जो ट्रेकियोस्टोमी की जितनी भी कॉम्प्लिकेशंस है वो सारी आ सकती है, ठीक है। क्योंकि आपने जब पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालते हो, या तो आप ईटीटी पास करोगे, एंडोट्रेकियल ट्यूब पास करोगे, या जो है आप ट्रेकियोस्टोमी करोगे। तो ट्रेकियोस्टोमी और एंडोट्रेकियल ट्यूब की वजह से जितने भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है ना, वो सारी एयरवे की कॉम्प्लिकेशन के अंदर आ सकती है। आपने मैकेनिकल वेंटिलेटर का चैप्टर ओपन करना है, ठीक है। उसमें 2 बॉक्सेस है, 10.2 एंड 10.5, दोनों जो है वो आप लोग एक दफ़ा रिव्यू कर लो, ठीक है। नेक्स्ट, मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशंस। मैकेनिकल कॉम्प्लिकेशन में क्या आ सकते हैं? लंग्स जो है वो इंजर्ड हो सकते हैं, ठीक है। बैरोट्रोमा हो सकता है, वॉल्यूम ट्रोमा हो सकता है, ठीक है। प्रेशर की वजह से ट्रोमा हो सकता है, वॉल्यूम की वजह से ट्रोमा हो सकता है। उसके अलावा जो है वो एटिलेक्टेसिस हो सकता है, ठीक है। अगर हाइपो वेंटिलेशन है तो एटिलेक्टेसिस हो सकता है, ठीक है। हाइपोकेप्निया हो सकता है, हाइपरकेप्निया हो सकता है। हाइपोकेप्निया अगर हो रहा है तो हाइपोकेप्निया विद हाइपोकेप्निया और रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो सकते हैं हाइपर वेंटिलेशन की वजह से। और हाइपो वेंटिलेशन की वजह से हाइपरकेप्निया और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो सकता है, हाइपरथर्मिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा फिजियोलॉजिकली अगर हम देख रहे हैं तो फिजियोलॉजिकली जो है वो कार्डियक फंक्शन जो है वो डिप्रेस हो जाएंगे, ठीक है। कार्डियक फंक्शन जो है वो डिप्रेस हो सकते हैं, ठीक है। हाइपोटेंशन हो सकता है। इसके अलावा जो है फ्लूइड जो है वो ओवरलोड हो सकती है, ठीक है। रिस्पिरेटरी मसल्स जो है वो वीक हो सकती है, ठीक है। रिस्पिरेटरी मसल्स की एट्रोफी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, क्योंकि पेशेंट को हम जब भी मैकेनिकल वेंटिलेटर के ऊपर डालते हैं तो पेशेंट जो है वो इमोबिलाइज हो जाएगा, वो इमोबाइल हो जाएगा, ठीक है। पेशेंट जो है वो मूव नहीं करेगा, ठीक है। पेशेंट जो है वो बेड पे रहेगा, ठीक है, लेटा रहेगा। तो पेशेंट के अंदर जो है वो इमोबिलिटी की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, ठीक है। इसके अलावा जो है जीआई प्रॉब्लम्स आ सकती है, पैरालिटिक आइलेस इलियस आ सकता है, ठीक है। स्ट्रेस अल्सर्स हो सकती है, ठीक है। और डिस्टेंशन हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी क्या है? ये एयरवे की कॉम्प्लिकेशंस आ सकती है, मैकेनिकल और फिजियोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन जो है ये पेशेंट को हो सकती है, ओके। अब टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन है, 2 टाइप्स है मेन हमारे पास वेंटिलेशन के। एक है पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और दूसरा है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब आप लोग मुझे ये बताओ कि आजकल जो हम वेंटिलेटर्स यूज़ करते हैं, ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है? आप लोगों ने मुझे ये बताना है कि आजकल जो हम वेंटिलेटर यूज़ करते हैं ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर है कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर है?
ओके, मुबशरा कह रही है कि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, ठीक है। मुबशरा के अलावा किसी और ने जवाब तो नहीं दिया। चलिए, तो शी इज़ राइट, ठीक है। आजकल जो हम वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं वो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, ठीक है। अब देखो, खुद ही देख लो अब, राइट है कि रॉन्ग है। सो रॉन्ग है, ठीक है। सॉरी, लेकिन उसका जवाब गलत है, क्योंकि आजकल जो हम वेंटिलेटर यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, वो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन है, ठीक है, नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन का क्या मतलब है? नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन ये है कि पुरानी ज़माने में ये वेंटिलेटर यूज़ होते थे। आप ये इस पिक्चर को देखें सामने, ठीक है, आप सामने पिक्चर को देखें, लेकिन वेरी गुड मुबशरा, उसने कुछ ना कुछ तो कहा है, ठीक है। आप लोग तो सारे खामोश बैठे हो, पता नहीं लेक्चर ले भी रही हो नहीं ले रहे, ठीक है। सारे खामोश हो, किसी ने कुछ नहीं कहा, तो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ठीक है। एटलीस्ट उसने अटेम्प्ट किया इस चीज़ को, ठीक है। अब इस पिक्चर को देखें, ठीक है, इसमें ये पुरानी ज़माने में इस तरह के वेंटिलेटर यूज़ होते थे। इस तरह एक केज होता था, ठीक है, और ये केज जो है ये आपकी चेस्ट कैविटी को इस तरह इंक्लोज कर देता था, ठीक है, आपके चेस्ट को इंक्लोज करता था, और आपके चेस्ट के ऊपर ये नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करता था, तो आपका चेस्ट जो है वो उसे बाहर की तरफ खींचता था। ऐसे एक केज था, ठीक है, केज जो था वो आपकी चेस्ट के ऊपर था, वो नेगेटिव प्रेशर अप्लाई करता था, आपका चेस्ट जो है वो बाहर की तरफ जो है वो पुल होता था, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन के अंदर क्या होता था, इन केस द पेशेंट बॉडी एंड एक्सर्ट नेगेटिव प्रेशर, ठीक है, ये पेशेंट के बॉडी को इनकेस करता था, ठीक है, और नेगेटिव प्रेशर उसके ऊपर एक्सर्ट करता था, तो थोरेसिक केज जो था वो पुल होता था, थोरेसिक केज जो वो बाहर निकलता था, आउटवर्ड आता था, ठीक है, और इंस्पिरेशन जो है वो इनिशिएट होता था, ठीक है। ओके, लेकिन आज के ज़माने में जो वेंटिलेटर यूज़ होते हैं वो सारे हैं पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन हम एक ट्यूब पास कर लेते हैं, ठीक है, या तो एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर लेते हैं या हम ट्रेकियोस्टोमी कर लेते हैं, ठीक है, और उसके साथ हम वेंटिलेटर अटैच करते हैं। वेंटिलेटर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर से जो है वो पुश करता है, वेंटिलेटर जो है वो पॉजिटिव प्रेशर से पुश करता है एयर को, और अंदर की तरफ जो है वो एयर को भेजता है, ठीक है। तो much more commonly used deliver air by pumping it into the patient lungs, ठीक है। आजकल जो कॉमनली यूज हो रहे हैं उसने क्या करना है, जो कॉमनली यूज हो रहे हैं उसने एयर को पंप करना है पेशेंट्स के लंग्स के अंदर विथ पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के साथ नॉर्मल रिलेशनशिप बिटवीन। अच्छा, मुझे अब ये बताओ आप लोग कि ये जो हम नॉर्मली वेंटिलेशन, नॉर्मली जो हम रिस्पिरेशन कर रहे हैं, नॉर्मली जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग जो हमारा है वो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नॉर्मल ब्रीदिंग जो हमारा है ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? हमारा नॉर्मल ब्रीदिंग जो है वो क्या है, वो नेगेटिव है, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग हमारा जो है वो नेगेटिव है, इसीलिए पुराने ज़माने में जो वेंटिलेटर बने थे वो उसी फिनोमिना के ऊपर बने थे, ठीक है। वेरी गुड, नेगेटिव है, ठीक है। ये पुराने ज़माने के वेंटिलेटर जो है वो नॉर्मल मैकेनिज्म के ऊपर बने थे, जो कि हमारा नेगेटिव मैकेनिज्म है, ठीक है। आजकल के जो वेंटिलेटर है वो पॉजिटिव प्रेशर है, तो जब भी हम पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन के ऊपर जब पेशेंट को डालते हैं तो ये पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन और हमारी बॉडी का नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन जो है वो एक दूसरे से रिवर्स ऑपरेट करते हैं, ठीक है। क्योंकि नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन में क्या था, दोनों रिवर्स जाते हैं। प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन आर पॉजिटिव एंड प्रेशर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन आर नेगेटिव। लेकिन नॉर्मली कैसा होता है, नॉर्मली जो है वो इंस्पिरेशन के दौरान जो है वो नेगेटिव प्रेशर होता है और एक्सपिरेशन के दौरान जो है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर हम यूज़ करते हैं तो मेनली जो है ये हमारी नॉर्मल जो मैकेनिज्म है या नॉर्मल जो फिनोमिना है उसकी उलट जो है वो ये काम करता है, ठीक है, इस फिनोमिना की उलट जाता है। ओके, अब कौन कौन से टाइप से हमारे पास पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर्स के, ठीक है।
सर आजकल क्यों यूज़ नहीं होते? वो पुरानी ज़माने के वेंटिलेटर थे, वो इतनी ज़्यादा जो है वो इफ़ेक्टिव नहीं थे, क्योंकि वो सिर्फ एक केज लगता था, ठीक है? आपके लंग्स के साथ बस सिर्फ एक केज लगता था, जो कि सिर्फ अंदर से जो है वो आपकी केज को सिर्फ बाहर खींचता था, ठीक है? आजकल पॉजिटिव इसलिए यूज़ हो रहे हैं क्योंकि कभी कभार जो है अगर आप केज को बाहर भी जो है वो ले आओ, फिर भी पेशेंट जो है वो ब्रीदिंग जो है वो इनिशिएट नहीं कर सकता अंदर से, ठीक है? तो इसीलिए आजकल पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर जो है वो यूज़ हो रही है कि हम जो है वो, अगर कोई बंदा जो है वो इनिशिएट नहीं भी कर सकता, तो हम जो है वो ज़बरदस्ती उसके लंग के अंदर जो है वो एयर डाल सके, ठीक है? ओके, अब पॉजिटिव प्रेशर के कुछ टाइप्स है, ठीक है? वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स है, प्रेशर साइकिल वेंटिलेटर्स है, टाइम साइकिल्स वेंटिलेटर्स है, एंड हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन है, ठीक है? अब सबसे पहले हम वॉल्यूम साइकिल की तरफ आते हैं। तो वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर जितनी भी है, विद वॉल्यूम वेंटिलेशन अ डिजिग्नेटेड वॉल्यूम ऑफ एयर इज डिलीवर विद ईच ब्रेथ, ठीक है? हम क्या करते हैं, वॉल्यूम इज द नेम इंडिकेट वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर्स। वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेटर में हम क्या करते हैं, हम डिजिग्नेटेड वॉल्यूम ऑफ एयर जो है वो सेट करते हैं, ठीक है? और वो ईच ब्रेथ के साथ जो है वो डिलीवर करते हैं, ठीक है? This type is ideal for patient with acute respiratory distress syndrome. ये जो वेंटिलेटर है, ये मोस्टली, या ये वेंटिलेटर टाइप जो है, या ये साइकिल जो हम यूज़ कर रहे हैं वॉल्यूम साइकिल, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ जब पेशेंट आती है, ठीक है? या ब्रोंकोस्पेज्म के साथ जब पेशेंट आती है। Since the same tidal volume is delivered regardless of airway resistance or compliance. अब इसमें हम क्या करते हैं, जब हमारे पास पेशेंट आता है आरडीएस के साथ, एआरडीएस के साथ, या हमारे पास पेशेंट आते हैं ब्रोंकोस्पेज्म के साथ, तो स्पेज्म की वजह से जो है उनके एयरवे के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, ठीक है? स्पेज्म की वजह से उनके एयरवे के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से जो है वो, या उस कंप्लायंस की वजह से एयर जो है वो आसानी से अंदर नहीं जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हम एक प्री सेट वॉल्यूम जो है वो सेट करते हैं, उस प्री सेट वॉल्यूम की वजह से जो है वो एयर जो है वो अंदर जाती है, ठीक है? ओके, नेक्स्ट जो है वो प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन है। प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं, प्रेशर साइकिल वेंटिलेशन में हम प्रेशर सेलेक्ट करते हैं, वॉल्यूम नहीं सेलेक्ट करते, प्रेशर सेलेक्ट करते हैं। विद प्रेशर वेंटिलेशन अ सेलेक्टेड गैस प्रेशर इज डिलीवर्ड टू द पेशेंट एंड सस्टेन्ड थ्रू आउट द फेज ऑफ वेंटिलेशन। जितनी देर के लिए हम, ओके मैं रिपीट करता हूँ दोबारा, वॉल्यूम साइकिल वेंटिलेशन, वॉल्यूम साइकिल जैसे नाम से जाहिर है, इसमें हमने वॉल्यूम सेट करना है। हम एक टाइटल वॉल्यूम सेट कर लेते हैं, ठीक है? चाहे एयर में ब्लॉकेज है, एयर में जो है वो नैरो है, एयरवे नैरो है, एयरवे जो है वो कंस्ट्रिक्ट है, एयरवे जो है वो रिलैक्स है, वो ठीक है, ठीक है, वो उसका कोई इशू नहीं होता। हमने जितना वॉल्यूम सेट किया वही वॉल्यूम जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है? ओके, अब प्रेशर साइकिल में क्या है, प्रेशर साइकिल में ये है कि सेलेक्टेड गैस प्रेशर हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें हम वॉल्यूम सेट नहीं करते, इसमें हम एक प्री सेट प्रेशर जो है वो सेट करते हैं, ठीक है? और उसी प्रेशर के साथ जो है वो हम पेशेंट को वेंटिलेट करते हैं, ठीक है? इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट ये होता है कि इसमें लंग डैमेज के चांसेस जो है वो कम होते हैं, जो कि हाई इंस्पिरेटरी प्रेशर की वजह से हो रहे थे, ठीक है? और जो डिसएडवांटेज इसमें ये है कि इसका टाइडल वॉल्यूम जो डिलीवर हो रहा है इसमें, वो वेरी करता है, ठीक है? क्योंकि हमने इसमें क्या किया, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ प्रेशर सेट किया है, इसमें हमने वॉल्यूम को नहीं छेड़ा। तो इस वजह से वॉल्यूम जो है वो इसमें डिफरेंट जाते हैं, किसी एक रिस्पिरेशन में जो है वो 300 गया, किसी एक में 400 गया, किसी एक में 470 गया, 450 गया, ठीक है? हमें जो है वो डिफरेंट टाइटल वॉल्यूम जो है वो इस सेटिंग के अंदर मिलेगा, ठीक है? यहाँ तक कोई क्वेश्चन? ओके, देन टाइम साइकिल वेंटिलेटर। अब टाइम में हम टाइम सेट करते हैं, टाइम किस चीज़ का, इंस्पायरेशन का या एक्सपायरेशन का, ठीक है? नॉर्मल जो इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का रेशो है वो कितना है, इंस्पिरेशन जो है वो 1 है, एक्सपायरेशन जो है वो 2 या 3 होता है, क्योंकि वो पैसिव होता है, और पैसिव के लिए जो है वो ज़्यादा टाइम या
ज़्यादा टाइम जो है वो रिक्वायर होता है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, टर्मिनेटर कंट्रोल इंस्पिरेशन आफ्टर द प्रीसेट टाइम, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंस्पायरेशन को कंट्रोल करते हैं। द वॉल्यूम ऑफ एयर द पेशेंट रिसीव इज रेगुलेटेड बाय द लेंथ ऑफ इंस्पिरेशन एंड द फ्लो रेट ऑफ द एयर, यूज वेरी रेयरली। ये साइकिल, ये टाइम साइकिल जो है ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम इंस्पिरेटरी वॉल्यूम नहीं बल्कि इंस्पिरेटरी टाइम को सेट करते हैं, ठीक है, कि कितनी देर के लिए जो है ये इंस्पिरेशन होगी। 1 सेकंड में इसने जो है वो एयर पास आउट करनी है, या 2 सेकंड में करनी है, 3 सेकंड भी कर दी है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन है। अब हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन में हम क्या करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी वेंटिलेशन में जितनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी इतनी जो है उतनी डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा, ठीक है। मुबशरा मैंने 1:3 बताया कि इंस्पायरेशन में इंस्पिरेशन और रेशो एक्सपायरेशन का, रेशो है इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन का, ठीक है, दोनों का जो है वो 1:3 है। इंस्पिरेशन अगर 1 है तो इंस्पिरेशन, अगर इंस्पिरेशन 1 सेकंड ले रहा है तो एक्सपायरेशन जो है वो 3 सेकंड ले रहा है, ठीक है, या 2 सेकंड ले रहा है, 2 और 3। ओके, ओके। अब हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेटर्स हैं। अब जितनी फ्रिक्वेंसी हाई होगी उतनी जो है वो डिफ्यूजन ज़्यादा होगी, क्योंकि ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजनेशन जो हमारी हो रही है डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है, ठीक है। डिफ्यूजन के जरिए जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जो है वो जाती है, ठीक है। तो जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज होंगी, और जितनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी डिफ्यूजन जो है वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो हम हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन में क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी वेंटिलेशन में हम टाइडल वॉल्यूम जो है वो स्मॉल कर लेते हैं। नॉर्मल जो टाइडल वॉल्यूम है वो 5 to 7 या 5 to 8 5 to 7 ml पर kg है, ठीक है। लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम टाइडल वॉल्यूम जो है वो स्मॉल कर लेते हैं, टाइडल वॉल्यूम जो है वो स्मॉल कर लेते हैं, 1 to 3 ml पर केजी की तरफ लेके आते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 ब्रीथ पर मिनट से इंक्रीज कर लेते हैं। नॉर्मल जो हमारी ब्रीदिंग है वो कितनी है, नॉर्मल ब्रीदिंग हमारी कितनी है, 18 to 20। नॉर्मल जो ब्रीदिंग है वो है 18 to 20, या 18 to 22 भी हम लिख लेते हैं, ठीक है, 18 to 22 भी हम लिख लेते हैं। अब हमने क्या किया, 18 to 22 अगर हमारी फ्रीक्वेंसी, अगर हमारी जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो हम टाइडल वॉल्यूम कितना ले रहे थे, टाइडल वॉल्यूम हम ले रहे थे 5 to 7 ml पर केजी ले रहे थे, ठीक है। अब इधर हमने फ्रीक्वेंसी 18 से बढ़ा के कहाँ पे ले गए, 18 से इंक्रीज करके हम ले गए उसको 110 के ऊपर। अब एक बंदा 1 मिनट में 18 के बजाय 110 दफा सांस ले रहा है, ठीक है। तो हम इसको कंपनसेट करने के लिए जो हमारा टाइडल वॉल्यूम था, जो हम 5 to 7 दे रहे थे, 5 to 7 दे रहे थे, उसको हम कम करके क्या कर लेते हैं, 1 to 3 कर लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जो हम ले रहे थे 500 ml एयर हम ले रहे थे, उस 500 ml एयर को हमने कितने पे ले आया, हम उसको कितने पे ले आए, 500 से 700 एक एवरेज होता है, ठीक है। 500 से 700 अगर ले रहा है वो, या 500 से 700 नहीं, बस 400 से 500 इतना आता है, ठीक है। 450 to 500 तक अगर वो ले रहा है, ठीक है, तो उसको हमने कितना किया, उसको हमने कम किया 70 से 200 तक, ठीक है। इधर हमने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो उधर हमने टाइडल वॉल्यूम कम किया, ठीक है। तो वो चीज़ जो है वो कंपनसेट हो रहा है यहाँ पे। समझ आ रही है इसकी, इसकी समझ आ गई है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, इसकी समझ आ गई है। दोबारा सुन लो, ये जितनी भी ऑक्सीजनेशन हो रही है डिफ्यूजन के थ्रू हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन होती है, हाई कंसंट्रेशन से ये लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है। अब डिफ्यूजन इंक्रीज कब होगी, जितनी हाई फ्रिक्वेंसी होगी उतनी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी,
ठीक है। अब जितनी मालिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी उतनी जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन और ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो डिफ्यूज होगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? ओके, ठीक है। अब नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना है? नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है 5 to 7 ml पर केजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 लिया, एक एवरेज, 5 to 8 भी कुछ लोग लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने 7 एवरेज लिया, तो 7, और अगर मेरा वजन है 70 kg, ठीक है, तो 7 into 70 kg is equal to 490 ml, ठीक है। अगर एक बंदे का मैंने नॉर्मल जो टाइटल वॉल्यूम है वो है 5 to 7, ठीक है। मैंने कितना लिया? मैंने उससे 7 लिया, ठीक है। 7 मैंने एक एवरेज लिया, 5 to 8 वैसे लोग लिखते हैं, ठीक है। मैंने 7 लिया, ठीक है। 7 को मैंने 70 से मल्टीप्लाई किया। अगर आपके पास 70 kg का पेशेंट आता है तो उसका टाइटल वॉल्यूम जो है वो 490 बन रहा है, ठीक है। अब ये 490 ml, यहाँ पे लिख लेता हूँ सारी चीज़ें। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 7, ये इस पे लिख नहीं सकता मैं, वो माउस का इशू आ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मैं इधर कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन से, हाँ जी, मल्टीप्लिकेशन से, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास, अब ये जो 490 ml ले रहा है, ये 490 ml ले रहा है, वो कितनी देर में? वो 1 मिनट में ये 490 ml ले रहा है 18 टाइम्स, ठीक है। 490 ml ले रहा है 18 टाइम्स। अब आपने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, 18 टाइम्स से इंक्रीज करके आप ले गए हो 110 पे, ठीक है। ओके, 110 पे आप ले गए हो। अब आपने फ्रीक्वेंसी तो बढ़ा दी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अब अगर 110 टाइम, अब लोग खुद सोचो, अगर 110 टाइम जो है वो हम 450 ml दे तो क्या होगा? तो पेशेंट जो है वो हाइपर वेंटिलेट हो जाएगा, उसके लंग्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे, वो पट जाएंगे, ठीक है। वो पट जाएंगे, तो हमने क्या करना है? हमने उसी 18 टाइम्स से हम 110 पे ले गए थे, क्या ना? अच्छा, अब ये बर्स्ट हो जाएंगे। अगर ये मैंने दिया 110 से 450 मैंने दिया, ठीक है। 110 अगर मैंने दिया 450, तो लंग्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब मैंने अगर 18 के बजाय मैंने अगर 110 पे लेके जाना है, तो मुझे 450 को कम करना पड़ेगा ना, 450 को मुझे कम करना पड़ेगा, ठीक है। 450 को कम करना पड़ेगा। अब 450 को मैं कितने पे लेके आता हूँ? 450 को मैंने कितना कम करना है? 450 का जो नॉर्मल मैंने निकाला था 7 से निकाला था, अब 1 है फॉर एग्जांपल, 1 क्रॉस 70 kg है, 1 क्रॉस 70 kg बंदा आया, ठीक है। तो ये इसका आएगा 70 kg, 70 ml, ठीक है। तो मैंने क्या करना है? 70 ml से लेके 210 ml जो है वो देना है 100 या 110 टाइम्स। अब समझ आ गई आप लोगों को? फिर भी नहीं आई तो मैं एक पेज के ऊपर लिख के आपको सेंड कर देता हूँ, ठीक है। इधर से मैंने क्या किया? इधर से मैंने रिस्पिरेटरी रेट इंक्रीज किया। जब मैंने रेट इंक्रीज किया, मुझे एयर का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा, ठीक है। एयर इंक्रीज रेट इंक्रीज किया, एयर का वॉल्यूम कम करना पड़ेगा। एयर का वॉल्यूम इसलिए कम करना पड़ेगा क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एयर का वॉल्यूम दूंगा, ठीक है, तो उसकी इधर उधर से जो है वो नंबरिंग भी ज़्यादा है, तो उसकी लंग्स जो है वो बर्स्ट हो जाएंगी। ओके, ओके। वर्दा, 450 को हमने किस तरह किया? नॉर्मल कितना था? 5 to 7 मैंने एक एवरेज लिया था कि नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है 5 to 8 ml पर केजी। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम है 5 to 8 ml पर केजी। उससे मैंने 7 लिया, 70 kg का इंसान मेरे पास आया, मेरा पेशेंट जो है वो 70 kg का था। 7 into 1 kg के हिसाब से मैंने 7 सेट करनी है,
ठीक है, 1 kg के हिसाब से मैंने 7 सेट करनी है। तो 70 kg का बंदा है तो 7 को मैं 70 से मल्टीप्लाई कर लूंगा तो 490 आ जाएगा। 490 ml टाइडल वॉल्यूम मैंने 70 kg बंदे को देना ही देना है। ठीक है, ओके। एवरेज जो हम एडजस्ट करते हैं, एवरेज आप ले सकते हो, आप 5 भी ले सकते हो, आप 6 भी ले सकते हो, आप 7 भी ले सकते हो, आप 8 भी ले सकते हो। ठीक है, ये आप ले सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अच्छा सर, आप 40 kg वेट की, अच्छा चलो मैं 40 kg वेट की अकॉर्डिंग बताता हूँ। ठीक है, ओके। फॉर एग्जांपल मेरा पेशेंट जो है वो 40 kg का है। ठीक है, 40 kg का पेशेंट है। अब मैंने इसे इसका टाइटल वॉल्यूम सेट करना है। ठीक है, मैंने इसका टाइटल वॉल्यूम सेट करना है। मैंने एवरेज लिया यहाँ पे, एवरेज मैंने लिया। अब नॉर्मल मेरे पास वैल्यू कितनी है, 5 to 8 ml जो है नॉर्मल वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है। ठीक है, ओके। मैंने इससे लिया 7 ml, 7 ml को मैंने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, 7 ml को हम मोस्टली 7 ही लेते हैं। 7 ml को मैंने मल्टीप्लाई किया 40 के साथ। ठीक है, 7 को जब हम 40 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, 7 4 20, 280, इसका आएगा 280 ml। ठीक है, अगर किसी, अगर 40 kg का बंदा आपके पास या 40 kg का पेशेंट आपके पास आते तो उसका टाइडल वॉल्यूम जो है वो 280 ml आएगा। ठीक है, ओके। मोस्टली हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी में यही पढ़ते थे ना कि नॉर्मल जो एवरेज टाइडल वॉल्यूम है वो 450 से लेके 500 तक है। लेकिन उसको निकालते कैसे है, वो इस तरह हम निकालते हैं, केजी के हिसाब से निकालते हैं। ठीक है, 5 to 8 ml पर केजी के हिसाब से हम ये वैल्यू निकालते हैं। 5 to 8 ml पर केजी के हिसाब से ये वैल्यू हम निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन किसका था, अरफा समझ आ गई आपको? शालामार के एडमिशंस 1-2 महीने बाद स्टार्ट हो जाएंगे, सितंबर नवंबर में स्टार्ट हो जाएंगे। अक्टूबर में, नवंबर में नहीं, अक्टूबर में। सितंबर के एंड एंड में जो है वो अनाउंस होना शुरू हो जाएंगे। तो जब 280 ml जाएगा 110 टाइम, और माशाल्लाह 280 उसका नॉर्मल है अरफा। देखो 280 उसका नॉर्मल है, 280 ml 40, 280 ml जाएगा तो 18 टाइम जाएगा, ये 18 to 22 टाइम। नॉर्मल जो है 12 to 22 टाइम, 12 to 22 टाइम्स देना है। ठीक है, ये उसका नॉर्मल है। अगर हमने 110 टाइम देना है तो 7 की जगह मैं 1 to 3 मल्टीप्लाई करूंगा 40 kg के साथ। ठीक है, नहीं मैंने गुस्सा नहीं किया। नहीं नहीं नहीं, गुस्सा तो नहीं किया मैंने। क्वेश्चन जितनी भी कर सकते हो आप लोग कर सकते हो, ये आप लोगों का हक है। क्लियर हो गया? अगर अब भी क्लियर नहीं हुआ मैं दोबारा बता देता हूँ। देखो, नॉर्मल कंडीशन के ऊपर, जब भी कोई नॉर्मल कंडीशन होगा तो हमने क्या करना है, नॉर्मल कंडीशन में हमने 5 to 8, 5 to 8 को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 5 to 8 को मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ। ठीक है, हमने क्या करना है,
5 to 8 को मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ। नहीं नहीं, गुस्सा नहीं किया मैंने। मैंने गुस्सा किया किसी के ऊपर अभी? ऑनलाइन में क्या गुस्सा करना है? ठीक है, ओके। चले, 5 to 8 को मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो फिर वेट के साथ 5 to 8 की जगह 1 to 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। अब क्लियर है? मैं आप लोग हैंड रिटन एग्जाम्पल लिख के भी सेंड कर दूंगा इसकी हवाले से। अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट कर लूंगा। ओके, मैं एग्जाम्पल के साथ पीपीटी में डाल लूंगा, ओके। ठीक है, क्लियर हो गया। नहीं नहीं, क्वेश्चन आप लोग बिल्कुल कर सकते हो, ठीक है। ओके, गुलाम फातिमा अपलोड कर लूंगा मैं, ठीक है। ओके ओके, इंशाल्लाह। ठीक है, किसी का कोई क्वेश्चन? ओके स्टूडेंट्स, कोई और क्वेश्चन तो नहीं है? चले, टाइम जो है वो आप लोगों का ख़त्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आप लोगों के, वो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ ले, या आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है, किसी भी टाइम। सो मैं आप लोगों को एग्जांपल्स भी लिख के आप लोगों को आज सेंड कर दूंगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
हाँ, बिल्कुल। ठीक है, ब्लड की जो नॉर्मल पीएच है ना वो 7.3 से लेके 7.25 होती है, ठीक है। लेकिन अगर पेशेंट जो है वो एसिडोसिस की तरफ आ रहा है, ठीक है, 7.25 हो गया, ठीक है। जब पेशेंट 7.25 उस स्लाइड में मेंशन था, 7.25 का मतलब है कि पेशेंट एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो जब भी पेशेंट एसिडोसिस की तरफ जाएगा तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर के ऊपर डालेंगे, ठीक है। ओके, बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। देखो जब भी चले, अभी टाइम ख़त्म हो गया है, ठीक है, 3 मिनट ऊपर हो गए, दूसरे टीचर ने जो है वो ऑनलाइन होना होगा। अच्छा, आप लोग तो फाइनल ईयर हो, चलो आप लोग के तो खैर 3 बजे के बाद कोई लेक्चर नहीं है, ठीक है। तो पीएच टॉलरेट कर सकता है ब्लड, ठीक है, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा उसके साथ जो है रिलेटेड कंडीशंस आती है, रिलेटेड जो है उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस आती है, ठीक है। टॉलरेट करना अलग बात है, लेकिन उसके साथ जो है वो कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा आते हैं। जी, और इंशाल्लाह चलो हम इंशाल्लाह आगे जो है वो क्या नाम है, एबीजीज के ऊपर, एबीजीज के ऊपर हम एक लेक्चर रख लेंगे। तो उसमें इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे कि कितना, किस हद तक जो है वो टॉलरेट कर सकते हैं, और उसके साथ जो है वो कौन कौन से सिम्टम्स आते हैं। लेकिन असल में मैं खुद सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जितनी भी हमारी एबीजी से या मतलब जो आर्टीरियल ब्लड गैसेस का लेक्चर है वो मैं जब कॉलेज ओपन हो जाए तब हम जो है वो लेक्चर रख लेते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशन वगैरह ज़्यादा है। तो वो हम जो है वो अगर ऐसे आमने सामने कर ले तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए, ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।